हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम एंड इसके एप्लीकेशन बारे में और हम इसको बर्नौली थ्योरम को इजी वे में डिराइव करेंगे ताकि क्योंकि यह क्वेश्चन जहाँ भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे डिराइव किया जाता है तो कि कम से कम 7 नंबर में यह क्वेश्चन आता ही भी फॉर्म में। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बर्नौली थ्योरम जो होता है, जैसे कि आपको पता है, बर्नौली थ्योरम दोस्तों जो होता है वह कंजर्वेटिव एनर्जी या बेस होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी संरक्षक के नियम पर बेस होता है। मतलब न तो एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं, न एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा एनर्जी कंजर्वेटिव का रूल होता है। तो इस प्रिंसिपल प्रभाव करता है और यह बर्नौली थ्योरम उस लिक्विड पर, आइडियल लिक्विड पर ही अप्लाई होता है। आइडियल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड होते हैं दोस्तों जिनका जो नॉन विस्कस हो एंड इनकम्प्रेसिबल हो और स्ट्रीम लाइक फ्लो करते हैं, फ्रिक्शन फ्री फ्लो हो, उनमें फ्रिक्शन ना हो, कि किसी प्रकार की घर्षण ना हो। स्ट्रीम लाइन मतलब लेमिनार फ्लो से फ्लो करें और इनकम्प्रेसिबल मतलब वो किसी प्रकार की दबे ना हो, उनमें किसी प्रकार के कंप्रेशन की संभावना ना हो। ऐसे लिक्विड पर हमारा बर्नौली थ्योरम अप्लाई होता है लिक्विड पर। और इसका आपको जैसे पता है कि ये हमारा जो बर्नौली थ्योरम है वो एनर्जी कंजर्वेटिव पर बेस होता है प्रिंसिपल पर। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड जो हमारा प्रेशर एनर्जी है, हमारा काइनेटिक एनर्जी, हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, एक दूसरे एक कांस्टेंट होते हैं। यही हमारा बर्नौली थ्योरम है, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। इसे हम क्या कहते हैं, दाब ऊर्जा कहते हैं, इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे हम स्थित ऊर्जा कहते हैं। ये तीनों एक रूप में ये आपस में क्या स्थित होते हैं, कांस्टेंट होती हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसकी पावर इसमें आ सकती है, इसकी पावर इसमें आ जा सकती है, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकते। इसी को बर्नौली थ्योरम ने समझाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। पहले बर्नौली थ्योरम की इसको कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमने पहले क्या किया, एक ट्यूब लिया। फर्स्टली हमने क्या किया, फर्स्टली टेक ए ट्यूब विच कंसिस्ट टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। हमने एक ट्यूब लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक ट्यूब लिया जिसका एक्स एंड वाई दो पॉइंट है और एक और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है डिफरेंट है। एक का A1 है, एक का A2 है। A1 का जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, A1 का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है देन A2 के। देखिए A1 इज ग्रेटर देन A2। एंड इसकी अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है V1 पर कम है देन V2, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो इसका जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वह कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम। वही पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाकर इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देती है। अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये होता है। और उसके बाद यहाँ की ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। H1 जो होता है मोर देन H2 की, ठीक है। H1 जो होता है, यहाँ देखिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है देन इसकी डिस्टेंस, तो H1 जो होता है मोर देन H2 है। तो अब हम पूरा डिराइव करते हैं। तो एक हमने जो फिगर लिया इसके बारे में आपको बता दिया। एक हमने ट्यूब लिया जिसका जो दो क्रॉस सेक्शन एरिया जो डिफरेंट है, एक्स वाई दो पॉइंट है। एक्स पर ए क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि ग्रेटर देन है A2 के, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी यहाँ क्रॉस सेक्शन ए पर इसकी वेलोसिटी जो होती है लेस देन है इसकी वेलोसिटी से। इसके जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है देन वाई के पॉइंट के। ये पूरा हम डिटेल बात की। अब चलो हम इसको डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको तीनों पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी होती हैं, जैसे प्रेशर एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तीनों को हम, क्योंकि आपको इजी वे में हमको डिराइव करना है ताकि आपको किसी प्रकार की बाद में समझने में आसानी पड़े, क्योंकि आप किसी प्रकार रटे ना, आप समझें किसी भी टॉपिक को, ताकि आप अपने आप से रिवीजन करें और डिराइव कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम अपना पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी है, तो यहाँ पर देखिए इसके इसी फार्मूला को हमको डिराइव करना है। तो इसी फार्मूला के लिए पहले हमको क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एक दूसरे के क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इनका वैल्यू तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब इनका हम मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट हरदम सेम ही निकलेगा। यही हमारा कंजर्वेटिव एनर्जी है। मान लीजिए हम समझ सकते हैं क्या है। मान लीजिए एक टोटल यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर एनर्जी 3 है और हमारा काइनेटिक एनर्जी 4 है और हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 5 है। तो टोटल हमारा जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो इनका जो 4 4 3 7 7 5 12, तो 12 आ रहा है।
तो इनका जो रिजल्टिंग आएगा वह सेम आएगा, ताकि चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो प्रेशर एनर्जी 4 हो जाए, काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाए, चाहे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो हो वो हो जाए, क्या कहते हैं, 4 हो जाए या 5 हो जाए। तो इससे मतलब नहीं है एनर्जी बदल, लेकिन सब जोड़ेंगे तो आपको वही 12 आएगा। तो वही मतलब एनर्जी जो होती है वो आप नष्ट नहीं कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते, बस इसके रूप को आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको रूप को इसमें चेंज कर सकते हैं, बस यही आपको इसको समझना है। ठीक है, तो यही है। तो हम पहले हम प्रेशर एनर्जी को समझते हैं। तो पहले हम प्रेशर एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे कि कैसे एनर्जी को कहाँ से कैसे उसकी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रेशर विच अप्लाई ऑन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, जब किसी इस ट्यूब से फ्लूइड जो फ्लो करता है तो प्रेशर एनर्जी कैसे उसको चेंज हो रहा है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्टली क्या होता है, वर्क डन बाई एट पॉइंट ए एट पॉइंट एक्स ड्यूरिंग लिक्विड इंटर इनसाइड द ट्यूब। ये कह रहा है जब हमारा फ्लूइड जो एक्स पॉइंट से जब लिक्विड इंटर कर रहा है इस पर, इसको प्रेशर द्वारा किया गया कार्य क्या है उसे हम यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। तो आपको जैसा पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर द्वारा किया गया कार्य वर्क जो होता है बल गुणे बल की विस्थापन बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, उसी डायरेक्शन में कितनी दूर डिस्टेंस कर रही है वो में क्या होता है हमारा वही वर्क डन होता है। तो बल इस पर क्या लग रहा है, तो बल हमने F1 मान लिया, एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पर लग रहा है तो हमने मान लिया F1। उसके बाद उसका जो विस्थापित कर रहा है मान लीजिए V वेग, उसको उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, हमने V1 मान लिया। अब वी नो दैट, उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि P बराबर जो होता है F/A, तो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर एकांक एरिया पर लगने वाला बल ही प्रेशर होता है। तो अगर हम F बराबर हम लिख सकते हैं PA, F बराबर PA लिख सकते हैं ना, F इधर आएगा तो PA इधर आ जाएगा, तो इस F के स्थान पर हम इसको ले सकते हैं PA गुणे V1। तो इसे आप समझे। तो एक होता है वर्क डन बाई एक्स पॉइंट ए पर, एक्स पॉइंट पर वर्क डन किया गया कार्य होता है P1 गुणे V1। ठीक है। अब वर्क डन बाई 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड ये भी 1 सेकेंड में किया गया कार्य आप जब पॉइंट वाई पर जो 1 सेकेंड में कितना कार्य किया गया है कि वेलोसिटी बाहर है, वही वेग जो होता है जब बाहर आता है वाई सेक्शन एरिया से, वाई सेक्शन एरिया जहाँ की छोटा उसका सेक्शन एरिया से सरफेस एरिया है, तो वहाँ से जब उसका निकल रहा है तो उस वहाँ पर कितना वर्क डन किया जा रहा है उसके लिए हम निकालेंगे। तो उसके लिए बस इसी तरह होगा P2, क्योंकि वहाँ दूसरा वहाँ का प्रेशर P है, A2 वहाँ का क्रॉस सेक्शन A2 है, वहाँ पर वेलोसिटी V2 होगी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था, यहाँ पर हमने बताया था ना। आप देखिए हम किसी प्रकार बात नहीं है, यहाँ का सेक्शन एरिया P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2, वही लिखा जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर किए गया कार्य बल गुणे विस्थापन, तो बल 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 के स्थान पर हमने P1 वही लिखेंगे, तो यहाँ P1 है, यहाँ P2 लिख देंगे, वेलोसिटी वहाँ की V2 है, V2 लिख देंगे। अब यहाँ इस प्रेशर द्वारा टोटल किया गया कार्य कितना होगा, जो कि पहले इंटर करने पर किया गया कार्य, बाहर निकलने पर किया गया कार्य, तो टोटल नेट कार्य अगर निकालेंगे वर्क डन, अगर हम टोटल वर्क डन ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई पॉइंट के बीच में निकालें, तो नेट वर्क डन अगर हम निकालें तो नेट वर्क डन P1 A1 P1 माइनस P2 A2 V2 दोनों का अगर हम माइनस कर लें तो नेट वर्क डन हम निकाल सकते हैं। तो नेट वर्क डन अगर आपको निकालना है दोनों को माइनस कर देंगे तो जितना वर्क डन किया गया कार्य होगा वो हमें निकल आएगा। तो दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो एट द अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लूइड, आप ये भी जानते होंगे एक रूल होता है कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये रूल होता है, इसको आपको थोड़ा देखना है, रूल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसे अविरतता का सिद्धांत भी हिंदी में आप पढ़ेंगे। अविरतता मतलब कंटिन्यू चलने वाला रूल। तो वहाँ पर क्या होता है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे जो पॉइंट होता है यहाँ की वेलोसिटी जो होती है और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ वेलोसिटी वहाँ की एरिया जो होता है ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू होगी वो हरदम सेम होगी। तो सेम होगी तो इसके बजाय ये दोनों आपस में सेम हो जाए, क्योंकि इनकी वैल्यू दोनों सेम होगी, इनकी वेलोसिटी अथवा काइनेटिक एनर्जी भले चेंज हो रहा है, ये एरिया चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, जैसे कि अभी हमने बताया आगे। तो ये दोनों वैल्यू A1 V2 A1 और V1 बराबर A2 एंड V2 बराबर सेम हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो एक उस पर किसी भी फ्लूइड का जो उसके स्थान पर हम एम रो जी मतलब द्रव्यमान ऑफ फ्लूइड का एंड उसकी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं mg। तो यहाँ इसके स्थान पर हम m एन जी लिखेंगे। आप यही इतना याद रखिएगा इस डेरिवेशन, बाकी आपको पूरा इसको बता देंगे।
तो इसमें आपको एम एन रो जी को देखना है। तो एम एन रो जी में देखना है तो इसमें क्या है, इस वैल्यू में आपको लिखना है P1 A1 V2 बराबर P2 A2 V2 एंड P1 इसके स्थान पर आपको रखना है एम रो जी। तो यहाँ पर आपको P1 एम रो जी माइनस P2 के बाद आपको लिखना है इसके स्थान पर एम रो जी लिखना है। तब इसको आप दोनों को माइनस करेंगे तो हमने एम रो जी कॉमन ले लिए, P1 माइनस P2 हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमारा प्रेशर, जो हमारा प्रेशर द्वारा किया गया टोटल वर्क डन जो होता है या निकल गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा हमको वर्क डन निकालना, हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है। तो दूसरा हमको डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन लिक्विड फ्लो एट द पॉइंट ऑफ एक्स अथवा वाई से, जब लिक्विड एक्स से फ्लो कर वाई पर जब जाता है तो उसके द्वारा टोटल नेट किया गया वर्क डन क्या हो, वही हमको अब काइनेटिक एनर्जी द्वारा निकालना है। जैसा कि आपको पता है V1, वी नो दैट V1 मतलब वेलोसिटी, V1 जो होता है मोर लेस देन है V2 के, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी जो होती है V1 की वेलोसिटी कम है क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा, यही तो हमको सिद्ध करना है। तो ये हमारा आपको जानते हैं, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है V2 का देन V1 से। इंक्रीजिंग काइनेटिक, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी लेकिन एट द पॉइंट वाई पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो टोटल इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी आप जब निकालेंगे तो 1/mv² माइनस 1/m1v2²। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले काइनेटिक बड़ी एनर्जी से अगर हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है उसको निकालना है, तो बड़ी में से छोटे में निकालेंगे। बड़ी इसकी और V2 काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसको हम निकालेंगे 1/mv2 माइनस 1/mv1 के स्क्वायर करेंगे। जब टोटल करेंगे एम 1/2 एम कॉमन ले लेंगे तो V2 के स्क्वायर माइनस V1 के स्क्वायर। अब इसको समीकरण इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी द्वारा टोटल किया गया वर्क डन यही है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्या, अब डिटर्मिनेशन की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें अभी तक हमने प्रेशर एनर्जी निकाल लिया वर्क डन टोटल, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का टोटल वर्क डन निकाल लिया। अब तीसरा हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का टोटल वर्क डन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन फ्लूइड फ्लो एट द पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है एक्स पॉइंट से लेकर वाई पॉइंट के बीच में, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी द्वारा टोटल वर्क डन गया अथवा उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हमको डिटरमाइन करना है। तो वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं जो H1 होता है वो मोर देन है H2 के, मतलब जो H1 है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है और दैट कंपेरिजन टू H2 के, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए H1 की डिस्टेंस ज़्यादा है एंड H2 की डिस्टेंस कम है, तो वही लिखा है H1 मोर देन H2, तो ये ज़्यादा है। अब इसकी बात करते हैं तो डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर अगर क्योंकि पहले पहले जो होता है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है H1, जबकि जब H2 जा रहे हैं वाई पॉइंट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसको हम निकालेंगे, तो दोनों में डिफरेंस कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कमी हमको पता लग जाएगा। तो MgUH1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है MGH 1 पॉइंट के लिए, MGH 2 पॉइंट के लिए, दोनों डिफरेंट। MG हम कॉमन लेंगे H1 माइनस H2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो हमने अभी तक टोटल वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय निकाल लिया। अब हम ऑन द अप्लाई ऑफ रूल ऑफ कंजर्वेटिव, अब हम अप्लाई करेंगे रूल ऑफ कंजर्वेटिव, क्योंकि हमारा जो बर्नौली थ्योरम है रूल अप्लाई है, क्योंकि यह बेस होता है हमारे कंजर्वेटिव एनर्जी पर, क्योंकि एनर्जी को ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम टोटल देखेंगे नेट हमारा गया है, तो टोटल नेट वर्क डन, टोटल वर्क कितना किया गया है वह बराबर होगा नेट एनर्जी चेंजिंग में, कितना हमारा नेट जो हमारा वर्क किया गया है टोटल और कितना एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है, इंक्रीज है तो डिक्रीज कर रहा है, उसके बारे में वह दोनों इक्वल होंगे। तो क्योंकि नष्ट किया नहीं जा सकता वह तो डिक्रीज एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि हरदम एनर्जी इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अब टोटल वर्क डन, जैसे कि आपको पता है वर्क डन, टोटल वर्क डन हम कैसे निकाले, तो टोटल वर्क डन प्रेशर द्वारा, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल P1 माइनस P2 m/ρ, जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से है, देख लीजिए जब हम टोटल निकाल रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन बाई नेट वर्क डन बाई P1 माइनस P2 पर mg, वह mg कहाँ से आया था हमारा, mg जो आया था हमारे कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ रूल से आया था, अविरलता के सिद्धांत से आया था, ठीक है।
जब इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा ये है इसका टोटल नेट वर्क डन, इसको हम निकाला बराबर है नेट एनर्जी चेंजिंग, मतलब कितनी एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है, इक्वेशन नंबर 2 से लेकर काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में माइनस करें तो काइनेटिक एनर्जी वन अपान टू एम वी टू माइनस वी वन माइनस एम जी एच वन माइनस एच टू। यह हमारा इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है। हाँ, तीनों को हम इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि एनर्जी चेंजिंग कितने हो दोनों को माइनस करेंगे तभी पता लगेगा। तो टोटल एनर्जी तो एम सी एम एक कॉमन, इस एम को इस एम को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद एम सी एम कट जाएगा। अब यहाँ पर रो बचा है, इस रो को हम इधर इधर ले लेंगे, कॉमन इधर ले लेंगे तो पी वन माइनस पी टू बराबर वन अपॉन टू रो हो जाएगा वी टू माइनस वी वन। वही सेम अभी उतार लेंगे क्योंकि एम हट गया तो रो इधर आएगा, रो मल्टीप्लाई हो जाए तो रो जी इधर भी हो जाएगा, एच वन माइनस एच टू इधर भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे पी वन माइनस पी टू सेम है। अब इसका हम रो का मल्टीप्लाई करेंगे, वन अपान रो का मल्टीप्लाई इसमें, वन अपान रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उसके बाद रो जी का मल्टीप्लाई इसमें, रो जी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो वन अपान रो जी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वन अपान रो वी टू स्क्वायर, वन अपान रो वी टू स्क्वायर, फिर इस पर करेंगे माइनस वन अपान रो वी वन स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे रो जी एच वन करेंगे, फिर रो जी माइनस रो जी एच टू, माइनस रो जी एच टू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एच वन वाले को हम अगर इधर ले लें, एक तरफ ले लेंगे एच वन वैल्यू को, एच टू वैल्यू को अलग कर लें तो पी वन और पी प्लस और एच वन को हम ले लें, एच वन है यहाँ पर जैसे वन अपान टू रो वी, वन अपान टू रो वी वो स्क्वायर है तो वन अपान प्लस इसको इधर ले लें, इसको उधर कर लें तो वन अपान टू रो वी स्क्वायर प्लस इसको रो जी एच वन को इधर ले लें और उधर कर लेंगे हम पी टू प्लस रो वी प्लस रो जी एच। तो यही हमारा कंजर्वेटिव एनर्जी, मतलब पी वन प्लस वन अपान रो वी प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, मतलब इधर उधर वही है इधर उधर पे। तो ये हमारा रूल है, इसी रूल को हमको सिद्ध करना था। वन पी बराबर वन पान टू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, देखिए यही रूल हमारा था, यही इसी को हमको सिद्ध करना था। यही हमारा बर्नौली का प्रमेय है या बर्नौली थ्योरम है जिसको हमें सिद्ध करना था। अब यही हमने इजी से सिद्ध कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसको अगर समझना है, इसको हमें प्रॉफिट समझा रहे हैं। ये हमारा नेट वर्क डन जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सेम टू सेम उतार लिए, उसमें नेट एनर्जी चेंजिंग है तो कितना एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसके लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, अंतर कर लिया, मतलब माइनस कर लिया। जब माइनस किया तो एम से एम कॉमन लेकर उसको काट दिया, उसके बाद सेम में से उतार दिया, उसके बाद हम रो को इधर ले लिया, जब रो उधर हो गया तो वही सेम है, इसी रो को पारी पारी इसमें और इसमें, उसके बाद इस रो जी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे वन अपॉन टू रो वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर रो वन अपॉन टू रो वी वन का स्क्वायर, वन अपॉन टू रो वी वन का स्क्वायर माइनस रो जी इसका मल्टीप्लाई इसमें करें रो जी एच वन रो जी एच वन और माइनस करेंगे रो जी एच टू, रो जी एच वन, फिर इसको हम कॉमन ले लेंगे, पी वन वाले वैल्यू को इधर लेंगे, पी टू वाले दोनों को अलग कर लेंगे और यही हमारा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, इसी हमको सिद्ध करना था। अगर आपको पता है, अगर इसी कंडीशन को अगर मान लीजिए आप वो एक कंडीशन दे दे एग्जाम में, ये आपको जो ट्यूब लिए हैं आपको इसको एकदम हॉरिजेंटल लेना, मतलब प्लेन लेना है, इसको किसी प्रकार की आप इसको एंगल में ना लें। तो अगर प्लेन लेंगे तो क्या होगा, एच वन सेम वैल्यू रहेगी लेकिन एच वन एच टू दोनों सेम हो जाएंगे, तो एच वन एच टू दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब हम इसको करेंगे, जब एच वन एच टू को हम सेम मान ले लेंगे, जब एच वन और एच टू सेम हो जाएंगे इन द केस, तो पी वन अपॉन रो जी एच वन जो है रो जी एच टू नहीं रहेगा, एच एच हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा पी प्लस वन अपॉन टू रो वी स्क्वायर रहेगा, ये वैल्यू आएगी। ये भी हमारा वही है, बर्नौली थ्योरम ही है, बस इन केस अगर एच वन एच टू सेम हो जाए हॉरिजेंटल आप ट्यूब लें तो आपको इक्वेशन ये आएगा बस। ठीक है, यही हमारा बर्नौली थ्योरम है। अगर आपको समझ में आएगा, आशा करता हूँ नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतना ईजी में हम ईजी वे में समझाने की कोशिश की, आपको एक तरह वीडियो को रिपीट करके समझिए अगर ना समझ में आए। अब इसके हम एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दें, तो एप्लीकेशन इसका क्या होता है। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन हम ऑर्फिस मीटर में जब आप अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्फिस मीटर में इसका एप्लीकेशन यूज होता है। वेंचुरी मीटर में इसी प्रिंसिपल बेस होता है, बर्नौली प्रिंसिपल भी ये लोग, इसमें हम फ्लो ऑफ फ्लूइड के रेट को हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। क्या जो होता है ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है कि ऑर्फिस मीटर वेंचुरी मीटर में इसका
यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड को रेट को मेजर करने के लिए। दूसरा, दिस थ्योरम इज अप्लाई ऑन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज पंप। जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, जब सेंट्रीफ्यूज करता है तो जब वो गोल को करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। जब वेग बढ़ेगा प्रेशर नीचे कम होगा, तो नीचे प्रेशर कम होगा तो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। इसी कारण तो यह भी सेडिमेंटेशन जो सेंट्रीफ्यूज होता है वह भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो इसका एक दूसरा एप्लीकेशन होगा, दूसरा पहला ऑरिफिस मीटर बेंचोमीटर, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर तीसरे की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इन प्रेशर हेड एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने, किसी भी काइनेटिक एनर्जी या किसी भी एनर्जी को चेंज एक वन फार्म से दूसरे फार्म ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं बर्नौली थ्योरम का। दूसरा चौथा हमारा डिटरमिनेशन रेट ऑफ वेलोसिटी या प्रेशर ऑफ फ्लूइड। किसी भी वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम बर्नौली थ्योरम का यूज करते हैं। तो चार चार इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑरिफिस मीटर बेंचोमीटर, दूसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन पंप में, तीसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्टर में, चौथा है हमारा वेलोसिटी एंड प्रेशर को मेजरमेंट में। ठीक दोस्तों, अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर अच्छी लगी होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्द लाके आएंगे अगले टॉपिक में। कोई भी अगर डाउट होगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना लेंगे। जय हिंद, जय भारत।